हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूजीसी नेट एमपी सेट के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में पेपर फर्स्ट जो जनरल पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें टोटल 10 यूनिट हैं। पहली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, दूसरी है शोध अभिवृत्ति, तीसरी बोध, चौथी यूनिट संप्रेषण कम्युनिकेशन, पांचवी यूनिट है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, छठवीं में युक्ति युक्त तर्क लॉजिकल रीजनिंग, सातवीं यूनिट में डीआई आंकड़ों की व्याख्या, आठवीं यूनिट में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, नौवीं यूनिट में लोक विकास और पर्यावरण, 10वीं यूनिट में उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें हम आज शिक्षण अभिवृत्ति जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करेंगे, जो कि जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हुआ था। उसके क्वेश्चन रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम यूजीसी नेट और एमपी सेट के अंतर्गत दिया गया है, सेम सिलेबस है। आप सेट एग्ज़ाम भी देंगे जो कि राज्य स्तर पर होता है, और यूजीसी नेट जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है एग्ज़ाम। इसमें पेपर फर्स्ट जो जनरल पेपर है समान पेपर सभी के लिए है, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत पहली जो यूनिट है और 10 यूनिट जो दी गई हैं सभी में सेम 10 यूनिट हैं सेट और यूजीसी नेट में। शिक्षण अभिवृत्ति में पहला टॉपिक है शिक्षण अवधारणाएं उद्देश्य शिक्षण का स्तर, इसमें लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें स्मरण शक्ति समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक सामाजिक भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रशिक्षण प्रभावक तत्व जिसमें कि शिक्षक सहायक सामग्री संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, जिसमें ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं स्वयं प्रभा मूक्स इत्यादि। इनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत आधुनिक और आईसीटी आधारित, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और लास्ट है इवोल्यूशन सिस्टम में मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं जनवरी 2025 के एग्ज़ाम में, उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए ए में है वैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित कौशल विकसित करना, बी में दिया गया छात्रों के बीच रचनात्मक जांच के लिए रणनीति विकसित करना, सी में छात्रों में अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता की क्षमता विकसित करना, छात्रों में रचनात्मकता की भावना विकसित करना। यहाँ पर एक में है ए बी सी डी, दूसरे में है केवल बी और सी, केवल ए और डी, और केवल ए बी और डी। इस तरह के प्रश्न यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पैटर्न है। इसी तरह के बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन है, तो ये पहला ऑप्शन भी सही है, वैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित कौशल विकसित करना, छात्रों के बीच रचनात्मक जांच के लिए रणनीति विकसित करना, यह भी सही है, छात्रों में अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता की क्षमता विकसित करना, ये भी राइट है, और छात्रों में रचनात्मकता की भावना विकसित करना। तो यहाँ पर हमको 2 सेंस में देखना है आंसर, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव। तो यहाँ पूरे ऑप्शन जो है पॉजिटिव सेंस के हैं, इसलिए ए बी सी और डी यही इसका राइट आंसर है। यह इसका डिस्क्रिप्शन है। तो पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल रिचर्ड सुचमैन द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया से संबंधित कौशल विकसित करना है। यह मॉडल विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, डेटा एकत्रित करने और परिकल्पनाएं बनाने की रणनीतियां सिखाता है।
इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू छात्रों को स्वतंत्र रूप से ज्ञान की खोज करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह छात्रों में रचनात्मक और आज आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है। यद्यपि अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता जांच का परिणाम हो सकता है। ए, बी और डी इस मॉडल के प्राथमिक उद्देश्य हैं। ठीक, और जो सी वाला भी है इसमें भी अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता, तो यह पॉजिटिव सेंस की ओर जा रहा है, तो इसलिए यह भी यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम, जोड़ी, सोलो रणनीति के विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करें, कोई विषय चुनें, किसी समस्या पर एक बड़ी टीम के रूप में सहयोग करें, समान समस्या पर जोड़े में काम करें। तो इसका राइट आंसर है पहला जो ऑप्शन है बी। इसमें जो क्रम है सबसे पहले कोई विषय चुनना है, फिर किसी समस्या पर बी सी डी ए, तो बी में है कोई विषय चुनना है, फिर किसी समस्या पर एक बड़ी टीम के रूप में सहयोग करें, फिर डी में है समान समस्या पर जोड़े में काम करें और कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करें। इसका ये ऑप्शन सही है। टीम, जोड़ी, एकल एक सहकारी शिक्षण रणनीति है जो धीरे धीरे छात्रों पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करती है। सबसे पहले काम करने के लिए एक विषय या समस्या का चयन किया जाता है। इसके बाद छात्र एक पूरी टीम या कक्षा के रूप में समस्या पर सहयोग करते हैं या चर्चा करते हैं। फिर छात्र एक दूसरे की मदद करते हुए एक ही या समान समस्या पर जोड़ियों में काम करते हैं। अंत में प्रत्येक छात्र स्वतंत्र रूप से अकेले कार्य पूरा करता तथा टीम और जोड़ी चरणों में जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे लागू करता। तो बी सी डी ए यह इसका सही अनुक्रम है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है, इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षार्थी अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। यह भी सिलेबस में दिया गया है। तो मेटाकॉग्निटिव विनियमन, मेटाकॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, मेटाकॉग्निटिव लोड या अभी सारी सोच। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है ये मेटाकॉग्निटिव विनियमन, तो इसमें मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपने स्वयं के विचारों के बारे में सोचना या अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में जानना। इसके दो मुख्य घटक हैं मेटाकॉग्निटिव ज्ञान और मेटाकॉग्निटिव विनियमन। मेटाकॉग्निटिव विनियमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अपनी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया की योजना बनाते हैं, निगरानी करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, रणनीति चुनना, अपनी समझ की जांच करना और आवश्यकता अनुसार रणनीति बदलना शामिल है। प्रशिक्षुता, भार और अभिसारी सोच अलग अलग अवधारणा है, इसलिए एक किसी भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण को मेटाकॉग्निटिव विनियमन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर राइट है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते समय शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता। आलोचनात्मक चिंतन, अभ्यास सौंपना, मौलिक कौशल और स्पष्ट ज्ञान सिखाना, छात्रों से गणितीय समस्या को हल करने के लिए विभिन्न विधियों तरीकों का उपयोग करवाना, या छात्रों को कला के क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता को निखारने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर है दूसरा, मौलिक कौशल और स्पष्ट ज्ञान सिखाना। तो प्रत्यक्ष अनुदेशन एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से ज्ञान या कौशल प्रस्तुत करता है। यह विधि मौलिक कौशल या स्पष्ट तथ्याधारित स्पष्ट ज्ञान सिखाने में विशेष रूप से प्रभावी है। इसमें अक्सर चरण दर चरण निर्देश, मॉडलिंग और निर्देशित अभ्यास शामिल होता है। आलोचनात्मक सोच, विविध समस्या समाधान विधियां और रचनात्मकता आमतौर पर अधिक छात्र केंद्रित या खोजपूर्ण विधियों के माध्यम से बेहतर विकसित होती हैं। इसलिए प्रत्यक्ष अनुदेश का सबसे अच्छा उपयोग मौलिक कौशल और स्पष्ट ज्ञान सिखाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण और सीखने के लिए वीडियो बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिक उपयुक्त है। तो एक टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, इसी से ये इस प्रश्न है।
ये हमेशा इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न हमको मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन है कहूट, ऐड पजल, स्क्रीन कॉस्ट, ऑटोमेटिक, माइंड मिस्टर और जैम बोर्ड। तो इसका पांचवे का राइट आंसर है दूसरा, बी और सी, ऐड पजल और स्क्रीन कॉस्ट ऑटोमेटिक। प्रश्न में शिक्षण सीखने के लिए वीडियो बनाने हेतु उपयुक्त उपकरणों के बारे में पूछा गया है, ऐड पजल और स्क्रीन कॉस्ट ऑटोमेटिक। तो ऐड पजल शिक्षकों को मौजूदा वीडियो लेने और उसमें इंटरैक्टिव तत्व जैसे प्रश्न, ऑडियो नोट्स जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे वो इंटरैक्टिव पार्ट में बदल जाते हैं। स्क्रीन कास्ट जो है ऑटोमेटिक एक लोकप्रिय स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को प्रस्तुतियाँ, ट्यूटोरियल या व्याख्यान रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। इस प्रकार सीधे नए वीडियो सामग्री बनाता है। कहूट एक खेल आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए है। माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग के लिए है। यह भी कहूट का भी प्रश्न हमको आगे मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग के लिए, और जैम बोर्ड एक इंटरेक्टिव डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। इसलिए मौजूदा वीडियो को बेहतर बनाने, ऐड पजल और नई स्क्रीन व्याख्यान रिकॉर्डिंग बनाने हेतु स्क्रीन कॉस्ट ऑटोमेटिक के उपकरण इस संदर्भ में सबसे अधिक प्रासंगिक है। यूजीसी नेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन कि जीव विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक को उसका संरचना और कार्य के बारे में छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए एक प्रारंभिक मूल्यांकन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तत्काल प्रतिक्रिया के साथ इंटरैक्टिव क्विज बनाने के लिए सबसे प्रभावी होगा? तो गूगल फॉर्म, एडब इनलिस्ट्रेटर, कहूट, ऑडियोसिटी और कैमटासिया। तो यहाँ पर राइट आंसर है तीसरा, यहाँ पर केवल ए और सी। तो गूगल फॉर्म और कहूट, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है केवल ए और सी। तो गूगल फॉर्म है और सी में कहूट है। तो रचनात्मक, यदि इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की निगरानी करना तथा नियंत्रण फीडबैक प्रदान करना है। शिक्षक को विशेष रूप से इंटरैक्टिव क्विज के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है जो छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। गूगल फॉर्म स्वचालित स्कोरिंग और सबमिशन पर तत्काल फीडबैक प्रदर्शन के लिए क्विज बनाने की अनुमति देता है। कहूट एक गेम आधारित प्लेटफॉर्म है जो तत्काल फीडबैक और उच्च छात्र सहभागिता के साथ वास्तविक समय इंटरैक्टिव क्विज में उत्कृष्ट है। एडब इलस्ट्रेटर ग्राफिक्स, ऑडियोसिटी ऑडियो और कैमटासिया वीडियो संपादन जैसे उपकरण मुख्य रूप से त्वरित फीडबैक के साथ इंटरैक्टिव कक्षा क्विज बनाने के लिए डिजाइन नहीं किए गए। इसलिए ए इस परिदृश्य में शिक्षक की प्रारंभिक मूल्यांकन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गूगल फॉर्म और कहूट सबसे उपयुक्त विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना अपनी रसोई की मेज पर बैठी है और सोच रही है कि उसे किराने की दुकान से क्या खरीदना। वह अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर स्मरण क्षमता का वह इस्तेमाल करे। तीसरा ऑप्शन सही है। यह प्रश्न विभिन्न स्मृति पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं की समझ का आकलन करता है। अन्ना बिना किसी बाहरी संकेत के अपनी स्मृति में संग्रहित जानकारी तक पहुंच बना रही है। स्मरण विशिष्ट संकेतों की उपस्थिति के बिना पूर्व में संग्रहित जानकारी को पुनः प्राप्त करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पहचान में जानकारी को तब पहचानना शामिल होता है जब वह प्रस्तुत की जाती। उदाहरण के लिए शेल्फ पर रखी किसी वस्तु को देखना। पुनरुक्ति में सीखी गई जानकारी को अक्सर शब्द सा दोहराना शामिल होता है, जबकि स्मरण प्रक्रिया में जानकारी को संग्रहित किया जाता है, न कि उसे पुनः प्राप्त किया जाता है। चूंकि अन्ना अपनी स्मृति से आंतरिक रूप से सूची तैयार कर रही है, इसलिए वह पुनः स्मरण की प्रक्रिया का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारे द्वारा पहले सीखी गई विषय वस्तु नई सीखी गई विषय वस्तु को कि किसी बात को याद रख करने में बाधा उत्पन्न होती है तो वह बाधा है। तो यहाँ पर यह सक्रिय निषेध है। चार ऑप्शन है, पूर्वव्यापी निषेध, सक्रिय निषेध, ध्यान अवरोध या प्रतिक्रिया अवरोध। तो यहाँ पर राइट आंसर है सक्रिय निषेध। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है कि हस्तक्षेप सिद्धांत अन्य स्मृतियों में व्यवधान के कारण भूलने की स्थिति की व्याख्या करता है।
यह परिदृश्य एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहाँ पुरानी यादें पहले सीखी गई, नई यादें नई सीखी गई को पुनः प्राप्त करने में बाधा डालती है। सक्रिय अवरोध तब होता है जब पिछली सीख नई जानकारी को याद रखने की क्षमता में हस्तक्षेप करती है। पुरानी जानकारी नई जानकारी को रोकने के लिए आगे की ओर कार्य करती है। पूर्वव्यापी निषेध इसके विपरीत है, जहाँ नई सीख पुरानी जानकारी को याद करने में बाधा डालती है, नई जानकारी पीछे की ओर कार्य करती है। ध्यान और प्रतिक्रिया अवरोधन स्मृति सामग्री के बीच हस्तक्षेप के बजाय संज्ञानात्मक नियंत्रण से संबंधित है, क्योंकि हस्तक्षेप पूर्व सीख से उत्पन्न होता है जो नई स्मृति को प्रभावित करते हैं। सक्रिय अवरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वविनियमित शिक्षण चक्र के चरणों को तार्किक रूप क्रम में व्यवस्थित करें। लक्ष्य निर्धारित करना, सीखने को विनियमित करना, रणनीति और रणनीति बनाना, कार्य का विश्लेषण करना और योजनाएं बनाना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है DECB। डी में है कार्य का विश्लेषण करना सबसे पहले, फिर है योजनाएं बनाना, और इसके अलावा यहाँ पर ठीक, तो ये DAECB ये है यहाँ पर आएगा। तो डी में है कार्य का विश्लेषण करना, फिर ए है लक्ष्य निर्धारित करना, फिर ई में दिया गया है योजनाएं बनाना, फिर सी में है रणनीति बनाना, और बी में है सीखने को विनियमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सहायक सामग्री की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। तो ये सही ऑप्शन हमको चुनना है। स्पष्टता और बोधगम्यता, सामग्री की मात्रा, शिक्षार्थियों की आयु और स्तर के लिए उपयोगिता, सीखने के उद्देश्यों से प्रासंगिकता। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। ए में है स्पष्टता और बोधगम्यता, शिक्षार्थी की आयु और स्तर के लिए उपयोगिता, और सीखने के उद्देश्यों में प्रासंगिकता। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन जिसके किए हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन। आगे हम एमपी सेट के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए लेक्चर सीरीज और पीवाईक्यू जो कि यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेंगे, हमारे चैनल में अवेलेबल रहेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।